हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं राहुल त्रिपाठी, किसान इंटर कॉलेज, पारसौल, गौतम बुद्ध नगर, प्रवक्ता इतिहास। हम लोग यहाँ पर कक्षा 12 की इतिहास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जिसमें 2 यूनिट हमने पढ़ लिया। तीसरी यूनिट आज हम तीसरी यूनिट में भी एक वीडियो हम लोगों ने बना लिया और पढ़ लिए हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि महाभारत नामक महाकाव्य से कैसे हमें स्वजनों के बीच युद्ध हुआ था उसकी जानकारी मिलती है, और फिर कुल क्या था, जात क्या थी, वंश क्या था, स्त्रियों के गोत्र कैसे निर्धारित होता था, गोत्र प्रथा क्या थी। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। आज हम इसके आगे का अध्ययन करेंगे, लेकिन आगे की शुरुआत करने से पहले आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ ही भी मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ आप लोगों की समझ में आ रहा है, और इससे अच्छा क्या बेहतर किया जा सकता है, इन सब चीज़ के बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम नया कुछ करने के लिए प्रेरित होते हैं। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि आज हम लोग देखेंगे, जो आज हम लोगों का विषय है वो है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। बंधुत्व, जाति तथा वर्ग के अंतर्गत आज जो हम लोगों को पढ़ना है उसमें सामाजिक विषमताएं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, सामाजिक विषमताएं नामक हेडिंग को हम लोगों को आज देखना है। और ये जो सामाजिक विषमताएं हैं वर्ण व्यवस्था के दायरे में देखना है। आप जानते हैं वर्ण व्यवस्था में जाति व्यवस्था क्या थी, क्या कुछ जातियां ऐसी थी जो इस वर्ण व्यवस्था से पड़े थी। जैसे 4 प्रकार के वर्ण थे, मैंने बताया था, हम लोगों ने चर्चा भी किया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनके अलावा भी कुछ समाज में जातियां विद्यमान थीं, क्या वो इनसे अलग थीं या उसी में समाहित थीं। जैसा हम लोगों का पढ़ने का जो समझने का जो ट्रेंड है, थोड़ा सा पढ़ते हुए चलेंगे जिससे आप लोगों का कहीं से बिल्कुल छूटने न पाए। थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे आप लोगों को पूरा समझ में आए, एक एक चीज़, कोई दिक्कत ना हो। आइए, संभवतः हम जात शब्द से परिचित होंगे, जो एक सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है। सोपानात्मक मतलब क्या है, सीढ़ी नुमा, एक लंबी सीढ़ी, इसकी तरह जो है अपने आप को प्रदर्शित करता है। हम आपको थोड़ा समझा दें, जैसे हमारे समाज में जो हिंदू और मुस्लिम जैसे 2 संप्रदाय हैं, ये क्षैतिज है, समानांतर है, जबकि जाति व्यवस्था हमारे यहाँ क्या है, लंबवत है। लंबवत का मतलब आप इस तरह समझिए, इस तरह से है, कैसी है, इस तरह से है। इसमें सबसे ऊपर कौन है, ब्राह्मण, उसके बाद कौन है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इस तरह से सामाजिक व्यवस्था थी, इसी इरेजर भी कर देते हैं, ठीक है। इस तरह सामाजिक व्यवस्था थी, ये सोपानात्मक थी। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। ब्राह्मणों का ये मानना था कि ये व्यवस्था जिसमें स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त था। मैंने बताया अभी, आपको दिखाया अभी कि ब्राह्मणों को क्या था, सबसे पहला दर्जा प्राप्त था। एक दैवी व्यवस्था है, शूद्रों और अस्पृश्यों को सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था। इस व्यवस्था में दर्जा संभवतः जन्म के अनुसार निर्धारित किया जाता था। तो आप समाज में आपका स्टेटस कहाँ पर है, आप किस
स्तर पर हैं। इसका निर्धारण कैसे होता था? जन्म के अनुसार होता था। ऐसा इस पैराग्राफ में बताने का तरीका, बताने का प्रयास किया गया है। अब जो अगली हेडिंग हम लोगों को देखना है वो है उचित जीविका। भाई ये 4 वर्ण तो थे, लेकिन इनके जीवन जीने का तरीका क्या था? मतलब अपनी जीविका ये किस तरह से संचालित करते थे? तो धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में चारों वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम मिलते हैं। जैसे ब्राह्मणों को क्या करना चाहिए अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना जीवन यापन चलाने के लिए, क्या करते थे ये चारों वर्ण? तो ब्राह्मण क्या करते थे? ब्राह्मण जो है उनका कार्य था अध्ययन, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना और करवाना, तथा उनका और काम क्या था? दान देना और लेना। ये ब्राह्मणों के काम थे। तो भाई याद रखना क्या काम थे? अध्ययन करना। जो अध्ययन करता था ब्राह्मण, वेदों की शिक्षा देते थे, यज्ञ करवाते थे और दान लेते थे, दान देते भी थे। क्षत्रियों का काम क्या था? युद्ध करना, लोगों की सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना था। जबकि अंतिम 3 कार्य वैश्यों के लिए भी थे। साथ ही आप देखेंगे इसमें जो अंतिम 3 कार्य हैं वो वैश्य भी करते थे। क्या करते थे? वेद पढ़ते थे, यज्ञ करवाते थे, दक्षिणा देते थे। इसके साथ साथ वैश्य और क्या करते थे? वैश्य कृषि करते थे, गौ पालन करते थे, व्यापार करते थे। और शूद्रों के लिए क्या था? उपयुक्त तीनों वर्णों की सेवा करना था। ऐसा जो है 4 वर्ण थे। और हमको जो सामाजिक विशेषता के बारे में अध्ययन करना है वो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत भी करना है और वर्ण व्यवस्था से बाहर भी करना है। अब ये तो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं। इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियां अपनाई। एक, अब भाई कैसे लोग पालन करेंगे? लोगों को स्वीकार भी तो करना चाहिए व्यवस्था। तो जो नीतियां बनाई, कौन कौन सी नीतियां थी? 2-3 नियम हम लोग देखेंगे। एक ऐसा, पहला क्या है कि जैसा कि हमने देखा कि ये बताया कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक दैवी व्यवस्था है। मतलब क्या है? ईश्वर की देन है, दैवी है, देवताओं द्वारा बनाई गई है। इसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। दूसरा, वह शासकों को ये उपदेश देते थे कि वह इस व्यवस्था के नियमों का अपने राज्यों में अनुसरण करें। और शासक को, जो कि क्षत्रिय वर्ग से संबंधित होता है, उन्हें देते थे, उनसे कहा जाता भाई इसको आप मानिए और अपनी जनता को भी मनवाइए। तीसरा, उन्होंने लोगों को ये विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म आधारित है। अर्थात आप अपने यदि जन्म के आधार पर जिस वर्ग में हैं उस वर्ग में रहेंगे, काम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सम्मान मिलेगा। किंतु ऐसा करना आसान बात नहीं थी। अतः इन मानदंडों को महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों में वर्णित कहानियों के द्वारा बल प्रदान किया जाता था। महाभारत में ज़्यादा इसे बताने का प्रयास किया गया है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है? अब ये हेडिंग ये मिलती है उच्च सामाजिक कर्तव्य। महाभारत के आदि पर्वन से एक कहानी उद्धृत है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। कोई बहुत जानकारी की चीज़ नहीं जो आपके कंपटीशन में यहाँ से आए, ठीक है, इसलिए इसे हम छोड़ देते हैं। ठीक, अब इस कहानी में निषादों को कौन सा संदेश दिया गया आप लोग पढ़ करके भाई बताइएगा। अब हम लोगों को देखना है दूसरी हेडिंग जो सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। अक्षत्रिय राजा कौन थे? अक्षत्रिय राजा शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे, जैसा भी हमने ऊपर चर्चा भी किया। किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई थी, अर्थात जो क्षत्रिय नहीं थे फिर भी राजा हुए। जैसे सबसे पहले एक उदाहरण मिलता है, जो भारत का पहला ऐतिहासिक साम्राज्य था, मौर्य वंश था, उसके बारे में भी इतिहासकारों को लेकर मतभेद है। मौर्य वंश के बारे में बहुत सारे इतिहासकार क्या बताते हैं कि इसके शासक क्षत्रिय थे कि निम्न कुल के थे, क्या थे, इसको लेकर क्या है मतभेद। जैसे ब्राह्मणी शास्त्र उन्हें क्या कहते थे? निम्न कुल के कहते थे। बौद्ध ग्रंथ उन्हें क्या कहते थे? क्षत्रिय कहते थे। बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता था? क्षत्रिय कहा जाता था। ये क्षत्रिय यहाँ पर है, देखिएगा। और ब्राह्मण शास्त्री में उन्हें निम्न कुल का मानते। शुंग और कड़ो जो मौर्यों के उत्तराधिकारी थे ब्राह्मण थे। शुंग वंश और कड़ो वंश क्या था? ब्राह्मण थे। तो ये क्षत्रिय नहीं थे। आप देखेंगे शुंग और कड़ो भी क्या थे? क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन किसका निर्वहन कर रहे थे? शासक का, राजा का निर्वहन कर रहे थे। तो वर्ण व्यवस्था से अलग हो ही नहीं व्यवस्था, तो यही देखना है आपको।
वस्तुतः राजनीतिक सत्ता का उपभोग हर व्यक्ति कर सकता था। यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया जा रहा है भाई सत्ता कोई भी प्राप्त कर सकता था, जो समर्थन और संसाधन जुटा सके वही सत्ता प्राप्त कर सकता था। राजत्व क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर शायद निर्भर करता था। अन्य शासकों को जैसे शक जो मध्य एशिया से भारत आए ब्राह्मण मलेच्छ बर्बर अथवा अन्य देशी मानते थे। जो शासक बाहर से आए विदेश से आए उन्हें ब्राह्मण क्या मानते थे? मलेच्छ। यूनानियों के लिए शब्द का प्रयोग किया गया सबसे ज़्यादा, ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। मलेच्छ बर्बर माने असभ्य थे, क्योंकि विदेश से आए थे, उनको हमारी संस्कृति के बारे में कुछ पता नहीं था, तो उनकी जो क्रियाकलाप थे वो निर्मम थे, वो हमारी समझ से परे थे। किंतु संस्कृत के संभवतः आरंभिक अभिलेखों में से एक में प्रसिद्ध शक राजा, जो शक ये भी विदेशी था, राजा रुद्रदामन लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में सुदर्शन झील थी, उसने क्या किया? जीर्णोद्धार कराया। मैंने इसके बारे में चर्चा अध्याय 2 में किया है। इससे ज्ञात होता है कि शक्तिशाली मलेच्छ संस्कृतीय परिपाटी से अवगत थे। देखिए एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो शासक वर्ग होता है उसको ज़्यादा दिन तक हम अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, एक दिन उसको हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि विदेशी भी शासक वर्ग के रूप में आए थे, तो इनको अपनी सामाजिक व्यवस्था में हमें ढालना पड़ा। जो समय के इतिहासकार थे, जो उस समय के सामाजिककार थे, उन्होंने उनको क्या किया? वर्ण व्यवस्था में लाया, इसीलिए वो शासक वर्ग के रूप में आए। आगे आइए देखते हैं, शायद इसी का इस आगे पैराग्राफ में दिया गया है। आइए देखते हैं हम लोग। एक दिलचस्प बात यह है कि सातवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और साथ ही क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया गया। अनूठा ब्राह्मण, एकमात्र ब्राह्मण, इसने अपने आप को क्या बताया है? एकमात्र ब्राह्मण। आप देखेंगे ये भी पूछा गया, कई जगह पूछा गया है प्रश्न बताया। और क्षत्रियों का दर्प माने हनन करने वाला, ठीक, नाश करने वाला। उसने ये भी दावा किया कि चारों वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर उसने रोक लगाई। साथ ही भी कहा चारों वर्णों के बीच विवाह नहीं हो सकता है, किंतु फिर भी रुद्रदामन के परिवार से उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। चूंकि रुद्रदामन क्या था? विदेश से आया हुआ शासक था, और जो सातकर्णी था वो स्वयं ब्राह्मण था। फिर भी उसने क्या किया? इनसे विवाह संबंध स्थापित किया, क्योंकि वो भी शासक थे। मैंने कहा ज़्यादा दिन तक अस्वीकार नहीं कर सकते यहाँ। जबकि सातकर्णी क्या कह रहा था कि मैं ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अनूठा ब्राह्मण बताया, ठीक। जैसा कि आप इस उदाहरण में देख सकते हैं, जात प्रथा के भीतर आत्मसात होना बधुआ एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया थी। सातवाहन स्वयं को ब्राह्मण वर्ण का बताते थे, जबकि ब्राह्मणीय शास्त्र के अनुसार राजा को क्षत्रिय होना चाहिए। आप देख रहे हैं, राजा को क्या होना चाहिए? क्षत्रिय होना चाहिए। लेकिन है राजा कौन? ब्राह्मण। वह चतुर्वर्णीय व्यवस्था की मर्यादा बनाए रखने का दावा करते थे, किंतु साथ ही उन लोगों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते थे जो इन वर्ण व्यवस्था से बाहर थे, और जैसा कि हमने देखा अंतर विवाह पद्धति का पालन करते थे, न कि बहिर्विवाह प्रणाली का, जो ब्राह्मणी ग्रंथों में प्रस्तावित है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे। जो हेडिंग है इस पैराग्राफ में बस यही समझाने का प्रयास किया गया है कि जो आजीविका थी वर्णों को लिए निर्धारित की गई थी, उससे इतर व्यवसाय भी लोग करते थे। जैसे कुछ ब्राह्मण थे, क्षत्रिय का काम किया, शासक हुए। मौर्य वंश के बारे में आप देखते हैं, निम्न कुल के लोग थे जिन्होंने शासन किया। ऐसा इतिहासकारों के बीच मतभेद है, बताने का प्रयास किया जा रहा है। इस पैराग्राफ में आपको यही समझाने का प्रयास किया गया है। अब अगली हेडिंग जो हम लोगों को देखना है, जाति और सामाजिक गतिशीलता। आइए भाई देखते हैं, जो जातियाँ थीं क्या उस समय के समाज में उसमें गतिशीलता पाई जाती थी या उसमें कठोरता थी? ये जटिलताएं समाज के वर्गीकरण के लिए शास्त्रों में प्रयुक्त एक शब्द जात से भी स्पष्ट होती है। ब्राह्मणी सिद्धांत में वर्ण की तरह जात भी जन्म आधारित थी। तो ब्राह्मणी व्यवस्था जो थी उसमें जात क्या थी? जन्म द्वारा निर्धारित होती थी। कौन सा व्यक्ति किस जात का है, उसने किस में जन्म लिया। किंतु वर्ण जहाँ मात्र 4 थे, वहीं जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। वर्ण कितने थे? सिर्फ 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
जबकि जातियां कितनी थी? अनेकों जातियां थी। वस्तुतः ब्राह्मणी वस्तुतः जहाँ कहीं, ये 1 मिनट भाई क्या गड़बड़ हो रहा है, वस्तुतः जहाँ कहीं भी ब्राह्मणी व्यवस्था का नए समुदायों से आमना सामना हुआ, जैसा कि उदाहरण के रूप में हम देखते हैं जंगल में रहने वाले निषाद या फिर व्यवसायिक वर्ग, जैसे स्वर्णकार जिन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था, उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। वे जातियां जो एक ही जीविका अथवा व्यवसाय से जुड़ी थी उन्हें कभी कभी श्रेणियों में भी संगठित किया जाता था। श्रेणी क्या थी, इसके पहले हम लोगों ने देखा है श्रेणी व्यवस्था क्या थी। तो बहुत सारी ऐसी व्यवसाय थे जिनके आधार पर जातियों का जन्म हुआ, जैसे स्वर्णकार हुआ, और भी बहुत सारे जंगल में रहने वाले निषाद थे, बहुत सारे व्यवसायिक वर्ग थे, इनका एक अलग वर्ग होता था। ठीक है, इसीलिए इनको जातियों में रखने का प्रयास किया गया। अब आइए देखिए, एक सिक्का है, आप देखेंगे सिक्का है, शक शासकों का है, किसका है? शक शासकों का है, चांदी का सिक्का है, और किस शताब्दी में मिला हुआ है? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। से आप जानिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि चांदी के सिक्कों को चलान किस शासक ने चलाया? शक शासकों ने चलाया। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है, इसको आप लोग जानते रहिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक अभिलेख जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की झलक देता है। छोड़ गया कुछ क्या भाई? पीछे देख लेते हैं। हाँ, यहाँ से, हालांकि इन समुदायों के इतिहास का लेखा जोखा हमें कम ही प्राप्त होता है, किंतु कुछ अपवाद हैं, जैसा कि मंदसौर। एक अभिलेख हमको कहाँ से मिला हुआ है? मंदसौर से मिला हुआ। मंदसौर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। किस शताब्दी का है? लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी का है। इसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? रेशम बुनकरों के बारे में जानकारी मिलती है। रेशम बुनकर क्या थे? एक व्यवसायी थे। किस वर्ग से जुड़े हुए थे? श्रेणी से थे। जो कहाँ पर रहते थे? मूलतः गुजरात के लाट में रहते थे। लाट कहाँ है? गुजरात में निवासी थे, और वहाँ से मंदसौर चले गए थे। कहाँ चले गए थे? मध्य प्रदेश चले गए थे। इन्होंने किसका व्यापार किया था? रेशम व्यापार से संबंधित थे। उस समय दशपुर के नाम से जाना जाता था। ये कठिन यात्रा उन्होंने अपने बच्चों और बांधवों के साथ किया था। इसका मतलब क्या था? इसके साथ संपन्न की थी। उन्होंने यहाँ के राजा की महानता के बारे में सुना था, अतः वो उनके राज्य में बसना चाहते थे। इसलिए जो है कहाँ चले आए थे? लाट, गुजरात से कहाँ चले आए थे? मंदसौर चले आए थे। यह अभिलेख जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की झलक देता है तथा 3 श्रेणियों के स्वरूप के विषय में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हालांकि श्रेणी की सदस्यता शिल्प में विशेषज्ञता पर निर्भर थी। कुछ सदस्य अन्य जीविका भी अपना लेते थे। इस अभिलेख से ये भी ज्ञात है कि सदस्य एक व्यवसाय के अतिरिक्त और चीज़ों में भी सहभागी होते थे। सामूहिक रूप से उन्होंने शिल्पकर्म से अर्जित धन को सूर्य देवता के सम्मान में मंदिर बनवाने में खर्च किया था। तो उन्होंने जो मंदसौर अभिलेख से हमें प्राप्त होता है, रेशम बुनकरों की श्रेणी थी, उन्होंने जो दान दिया था वो किसके लिए दिया था? सामूहिक रूप से किसके लिए दान दिया था? धन को सूर्य देवता के सम्मान में एक मंदिर बनवाया जाए। पीसीएस में प्रश्न पूछा जाता है, आईएएस में भी, और कंपटीशन के एग्जामों में भी, बोर्ड परीक्षा के आपके एग्जाम में भी आएगा। तो सूर्य देवता के सम्मान में कहाँ की शिल्प श्रेणियों ने जो है पैसा दिया था? तो रेशम बुनकरों की एक श्रेणी ने दिया था, जो मंदसौर अभिलेख से, जिसके बारे में हमें क्या होती है? जानकारी प्राप्त होती है। अब रेशम बुनकरों ने क्या किया था आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए, आपको मिल जाएगा। आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। आपको यहाँ से कोई विशेष हमारे पढ़ने लायक चीज़ नहीं है। क्या आपको लगता है कि रेशम के बुनकर उस जीविका का पालन कर रहे थे? ये दिया गया, आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक, अब इसके बाद हम लोगों को 4 वर्णों के परे एकीकरण, उससे पहले एक यहाँ पर देखिए कुछ दिखाई पड़ रहा है, हम लोग इसको देख लेते हैं। बणिकों की स्थिति, जो व्यापार करते थे उनकी स्थिति क्या थी? संस्कृत के ग्रंथ और अभिलेखों में व्यापारियों के लिए बणिक शब्द प्रयुक्त किया जाता है। हालांकि शास्त्रों में व्यापार को वैश्यों की जीविका बताया जाता है। अन्य स्रोतों में अधिक जटिल परिस्थितियां देखने को मिलती हैं, जैसे शूद्रक के नाटक मृच्छकटिकम। तो आप जानेंगे शूद्रक के नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा? मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखा। कब की है? 4वीं शताब्दी ईस्वी में है। इसके नायक कौन है? चारुदत्त, जो कि ये ब्राह्मण है और किसका काम कर रहे हैं? व्यापारी का काम कर रहे हैं।
5वीं शताब्दी ईस्वी में एक अभिलेख में 2 भाइयों, आप देखेंगे 5वीं शताब्दी ईस्वी में 2 भाइयों को छाड़ी क्षत्रिय बड़ी कहा गया, मतलब क्षत्रिय लेकिन किसका काम कर रहे हैं, व्यापारी का काम। तो आप देखेंगे इस पैराग्राफ में बताने का प्रयास किया गया है कि जो वर्ण है अपने लिए निर्धारित जीविका के साधन से इतर भी जीविका अपना सकता था। इस पैराग्राफ में यही बताने का प्रयास किया गया है, आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, आगे हेडिंग देखते हैं। इसमें यहाँ कुछ है हम लोगों के लिए, नहीं है, इसको हम लोगों ने कहा 4 वर्णों के परे एकीकरण। आइए देखते हैं क्या भाई 4 वर्णों के परे एकीकरण में क्या हम लोग देखना है। हाँ, थोड़ा फिर पढ़ते हैं, अभी देखते हैं हम लोग। उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली विविधताओं की वजह से यहाँ हमेशा से ऐसे समुदाय रहे हैं जिन पर ब्राह्मणी विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर ब्राह्मण व्यवस्था प्रचलित नहीं थी, यही इस पैराग्राफ में बताने का प्रयास किया जा रहा है। संस्कृत साहित्य में जब ऐसे समुदायों का उल्लेख आता है तो उन्हें कई बार विचित्र, असभ्य और पशुवत चित्रित किया जाता है। हालांकि उनके बारे में जो विचार है वो क्या है, सही नहीं है। उन्हें माना जाता तो जंगली थे, असभ्य थे, बर्बर थे। निषाद वर्ग जिससे एकलव्य जुड़ा माना जाता था, इसी का उदाहरण है। तो क्या निषाद वर्ग से एक एकलव्य भी था जो इसी वर्ग से माना जा रहा है, हम इसको इससे कर देते हैं, ठीक। आइए आगे देखते हैं और क्या इसमें बताने का प्रयास किया गया है। यायावर माने जो शिकार करते थे, जंगली होते थे। पशुपालकों के समुदाय को भी शंका की दृष्टि से देखा जाता था क्योंकि उन्हें आसानी से बसे हुए कृषि कर्मियों के सांचे के अनुरूप नहीं ढाला जा सकता था। यदा कदा उन लोगों को जो असंस्कृत भाषी थे, संस्कृत नहीं बोलते थे, उन्हें मलेच्छ कहकर हे दृष्टि से देखा जाता था। मैंने कहा मलेच्छ, जो विदेश से आए थे या जो जंगलों में रहते थे, उन्हें मलेच्छ कहा जाता था। किंतु इन लोगों के बीच विचारों और मतों का आदान प्रदान होता था। उनके संबंधों के स्वरूप के बारे में महाभारत के में क्या होता है, कथाओं में हमें जानकारी मिलती है। ये इस पैराग्राफ में आपको आप पढ़ लीजिएगा, विशेष कुछ ऐसा नहीं है जो हम आपको बताएं, ठीक है। यहाँ पर भी आप इसको देख लीजिएगा, इधर कुछ है नहीं है। आइए 4 वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष, मतलब 4 वर्ण जो थे इसके परे, इसके अलावा भी कुछ थे, उनकी इतिहास को हम लोगों को देखना है। ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली के बाहर मानते थे। साथ ही उन्होंने समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित कर क्या कर दिया था, अस्पृश्य मतलब जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, जिनको स्पृश्य नहीं किया जाता, मतलब टच नहीं कर सकते थे हम लोग। सामाजिक वैषम्य की और अधिक प्रखर बनाया। ब्राह्मणों का यह मानना था कि कुछ कर्म, खास तौर से वह जो अनुष्ठानों के संपादन से जुड़े थे, पुनीत और पवित्र थे। क्या थे, पुनीत और पवित्र थे। अपने को पवित्र मानने वाले लोग अस्पृश्यों को, अछूतों को, अस्पृश्य माने अछूतों से भोजन नहीं स्वीकार करते थे। पवित्रता की इस पहलू के ठीक विपरीत कुछ कार्य ऐसे थे जिन्हें खास तौर से दूषित माना जाता था। क्या माना जाता था, दूषित माना जाता था। शवों की अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूने वाले को चंडाल कहा जाता था। उन्हें वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निम्न कोट में रखा जाता था। वह लोग जो स्वयं को सामाजिक क्रम में सबसे ऊपर मानते थे, इन चंडालों का स्पर्श, यहाँ तक कि उन्हें देखना भी पवित्र पानी मानते थे। तो चंडाल जो कि ये अस्पृश्य जात थी, वर्ण व्यवस्था से परे रहती थी, वर्ण व्यवस्था में आने वाले लोग इनको देखना, यहाँ तक छूने की बात ही छोड़ दीजिए, देखना भी नहीं, पवित्र देखना ही नहीं मानते थे। उनका मानना था कि यदि ये हमें देख लेते तो हम क्या हो जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं। मनुस्मृति में चंडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। कहाँ मिलती है, मनुस्मृति में इनकी सूची मिलती है। क्या मिलता है इस सूची में, उन्हें गांव से बाहर रहना होता था। वो फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। मरे हुए लोगों के वस्त्र तथा लोहे के आभूषण पहनते थे। बहुत दयनीय स्थिति थी। हालांकि अब ऐसा नहीं है समाज में, समाज बहुत बदल चुका है। रात्रि में वे गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। संबंधियों से विहीन मृतकों को उन्हें अंत्येष्टि करनी पड़ती थी। जिसका कोई नहीं होता था, अगर मर जाता था तो उनको क्या करते थे, उनको दफनाने का काम करते थे। चीन से आए बौद्ध भिक्षु फाहियान कब आया था, लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। तो बहुत पूछा जाता है भाई फाहियान कब आया था, लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। कहाँ से आया था, चीन से आया था। उसमें शासक कौन रहेगा,
चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य रहेंगे। कौन रहेंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य शासक थे उस समय। विक्रमादित्य शासक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य उस समय शासक थे। उन्हीं के दरबार में आया था, बहुत पूछा जाता है। अस्पृश्यकों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना उन्हें देनी पड़ती थी। उन्हें देखने के लिए अन्य जन उन्हें देखने के दोष से बच जाएं। ताली बजाकर इसलिए चलते थे कोई उन्हें देख ना पाए, जिससे अपवित्र ना हो। एक चीनी यात्री और था, हुएनसांग। वो तो फाहियान था। ये कौन है? हुएनसांग। ये भी चीन से आया था। कब आया था ये? 7वीं शताब्दी में आया था। कब आया था ये? 7वीं शताब्दी में आया था ये। इसको श्वेन तसांग भी कहते हैं। कहता है, क्या कहता है? बधिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। अब ब्राह्मणीय ग्रंथों में चित्रित चंडालों के जीवन का विश्लेषण करके इतिहासकारों ने जानने का प्रयास किया कि क्या चंडालों ने शास्त्रों में निर्धारित अपनी हीन जीवन को स्वीकार कर लिया था। यदा कदा इन ग्रंथों के चित्रण और ब्राह्मणिक ग्रंथों में हुई चित्रण में समानता है, परंतु कभी कभी हमें एक भिन्न सामाजिक वास्तविकता का भी संकेत मिलता है। ऐसा नहीं है पूरी तरह से स्वीकार किया गया था। एक यहाँ पर ये मिल रही है आकृति, जिसे हमें देखना है। इसकी है एक भिक्षु का चित्रण पत्थर की मूर्ति पर किया गया, गांधार से मिली हुई है, 3री शताब्दी की है। कब की है ये? गांधार कहाँ है आप लोग बताइएगा भाई। हम 16 महाजनपद में देख चुके हैं इसको। तो मूर्ति को ध्यान से देखते हुए चलिएगा। मैं दिखा रहा हूँ मूर्ति, ये है। ठीक है, मूर्ति पूरा देख लिए होंगे। एक बार छोटा कर देते हैं, आपको छोटे में नहीं आएगी। चलने दीजिए, रहने दीजिए। हाँ, ये पैराग्राफ में हम लोगों को कुछ नहीं देखना है। आगे आइए देखते हैं हम लोग। ठीक है, आगे जन्म के परे हेडिंग है, जन्म के परे। जन्म से क्या कुछ सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी जो जिसमें जन्मों का कोई महत्व नहीं होता था, उससे परे भी थी, जन्म के आधार पर नहीं। तो हाँ, बहुत सारी ऐसे भी समाज में जो है वर्गों का, जातियों का उल्लेख मिलता है। आइए देखते हैं, हम विचार करते हैं इस पर। जैसे दास, भूमिहीन खेतिहर, मजदूर, शिकारी, मछुआरे, पशुपालक, किसान, ग्राम मुखिया, शिल्पकार, वणिक और राजा सभी क्या थे? इस महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक अभिनय के रूप में उदय हुआ था इनका। ठीक, आप इन्हें देख रहे हैं, अभी देखते हैं कि इनके बारे में एकदम स्पष्ट हो जाएगा। उनके सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर करते थे कि आर्थिक संसाधनों पर उनका कितना नियंत्रण था। इस पैराग्राफ में आपको यही बताने का प्रयास किया गया है कि समाज में कुछ ऐसे वर्ग थे जिनकी स्थिति का निर्धारण समाज में जो आर्थिक संसाधन थे, उन संसाधनों पर उनका नियंत्रण कितना था। जैसे आज देखते हैं किसी की हैसियत का निर्धारण उनकी आर्थिक स्थिति से होता है। देश का भी हर तरह से इसी तरह से हो रहा है। ठीक, संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार थे। भाई, संपत्ति पर क्या स्त्रियों का अधिकार होता था या पुरुषों का अधिकार होता था? किसको अधिकार मिलता था? आइए देखते हैं। एक उदाहरण, आप इस समय महाभारत चल रहा है, महाभारत में आप लोग देख रहे होंगे कि उसी का वर्णन इसमें किया गया है कि युधिष्ठिर कैसे हार जाते हैं अपनी सारी संपत्ति को, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी हार जाते हैं। कैसे? आइए पढ़ लेते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब हम महाभारत के एक महत्वपूर्ण प्रकरण पर विचार करेंगे। कौरव और पांडवों के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप दुर्योधन ने युधिष्ठिर को दूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया था। युधिष्ठिर अपने प्रतिद्वंदी द्वारा धोखा दिए जाने के कारण इस दूत में स्वर्ण, हस्ती, रथ, दास, सेना, कोष, राजा तथा अपनी प्रजा की संपत्ति, अनुजों और फिर सबको दांव पर लगा दिए थे और गंवा भी बैठे। ठीक, ये चीज़ इसमें दिखाया गया है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दे पर इन कहानियों में वर्णित है कि संपत्ति के मालिक कौन। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में भी उठाए गए हैं यही प्रश्न। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद की या माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों को समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र, जो बड़ा पुत्र होता था, उसको कुछ विशेष अधिकार दिया जाता था। स्त्रियां अपने पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। स्त्रियों को अपने पिता के लिए जो विवाह के समय उन्हें उपहार दिया जाता था, उसमें क्या होता था? उनका स्वामित्व होता था, उसका अधिकार उन्हें रहता था। और इसे क्या कहा गया? स्त्री धन कहा गया। आप जान लीजिए, बहुत पूछा जाता है स्त्री धन क्या है।
इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त करती थी। तो संपत्ति को कौन प्राप्त करती थी? उनकी संतान प्राप्त करती थी, और इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था। किंतु मनुस्मृति स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध भी चेतावनी देता, उन्हें आगाह भी करता है। देखिए भाई, आप बिना अपने पति को बताए धन आप अपने पास इकट्ठा नहीं कर सकते हो। ये छूट रहा है, ये कुछ है क्या? देख लें, द्रौपदी के प्रश्न कोई मतलब नहीं, आप लोग देख लीजिएगा, ये आपकी जानकारी आपकी परीक्षा से संबंधित नहीं है। आइए आगे देखते हैं। हमने जो है एक धनाढ़ वाकाटक महसी प्रभावती गुप्ता के बारे में भी देखा, पिछले अध्याय में भी पढ़ा। कौन थी भाई बताइएगा आप लोग, प्रभावती गुप्ता कौन थी? तो उत्तर इसका आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। किंतु अधिकतर सच अभिलेखी व साहित्यिक इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यद्यपि उच्च वर्ग की महिलाएं संसाधनों पर अपना पैठ रखती थी, जैसे भूमि, पशु, धन और पुरुषों का ही नियंत्रण था। दूसरे शब्दों में स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक हैसियत की भिन्नता संसाधनों पर उनके नियंत्रण की भिन्नता की वजह से अधिक प्रखर हुई। आगे आइए देखते हैं, क्या स्त्री पुरुष और किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे? ये कोई मतलब नहीं है। वर्ण और संपत्ति के अधिकार। भाई, जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें किसको कितनी संपत्ति का, अर्थात ब्राह्मणों को संपत्ति का कितना अधिकार था, क्षत्रियों को, वैश्यों को, शूद्रों को, इसको जो इस पैराग्राफ में स्पष्ट करने का प्रयास किया गया था। आइए देखते हैं हम लोग। ब्राह्मणी ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार लैंगिक आधार के अतिरिक्त वर्ण था। जैसा कि हमने देखा कि शूद्रों की एक मात्र जीविका क्या थी? सेवा थी, जिसमें हमेशा उनकी इच्छा शामिल नहीं होती थी। हालांकि 3 उच्च वर्णों के पुरुषों के लिए विभिन्न जीविकाओं की संभावना रहती थी। यदि इन सब विधानों को वास्तव में कार्यान्वित किया जाए तो ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी व्यक्ति होते थे। कौन होते थे? ब्राह्मण और क्षत्रिय भी सबसे धनी व्यक्ति होते थे, जिसमें राजा अधिकतर धनी चित्रित होते थे। पुरोहित भी सामान्यतः धनी दर्शाए जाते थे। हालांकि यथाकथा निर्धन ब्राह्मण का भी चित्रण किया गया है इन ग्रंथों में। एक और स्तर पर जहां समाज के ब्राह्मणी दृष्टिकोण को धर्मसूत्र पर धर्मशास्त्र के संहिताबद्ध किया जा रहा था, अन्य परंपराओं ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना प्रस्तुत की। इनमें से सर्वविदित आलोचनाएं प्रारंभिक बौद्ध धर्म में, जो बौद्ध धर्म था, मैंने बताया था धर्म नहीं, ये क्रांति थी, ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ये धार्मिक आंदोलन नहीं था, एक सामाजिक क्रांति थी, सामाजिक आंदोलन था एक प्रकार से। इसने समाज में विद्यमान कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया। बौद्धों ने इस बात को अंगीकार किया कि समाज में विषमता मौजूद थी, किंतु यह भेद न तो नैसर्गिक था और न ही स्थायी। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को क्या किया? अस्वीकार कर दिया। ये प्रश्न पूछा जाता है भाई, किसने अस्वीकार किया था जन्म के आधार पर? तो बौद्धों ने किया था। आगे आइए देखते हैं हम लोग, क्या एक धनाढ़ शूद्र की कहानी है। हाँ, मध्यम निकाय में है, अवंतीपुत्र। आप देखिएगा, कोई मतलब नहीं इसको, यहाँ से प्रश्न आपका नहीं बनता है। आइए हम लोग देखते हैं एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा, संपत्ति में भागीदारी। तो इस पैराग्राफ में यही बताने का प्रयास किया गया है कि एक वैकल्पिक समाज की भी व्यवस्था थी और जिसमें लोगों को संपत्ति पर अधिकार दिया जाता था। आइए देखते हैं कैसे। अभी तक हमने उन परिस्थितियों का परीक्षण करते रहे हैं जहां लोग अपनी संपत्ति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करते थे या फिर उन्हें स्थिति प्रदान की जाती थी, किंतु समाज में अन्य संभावनाएं भी थी। वो स्थिति जब दानशील आदमी का सम्मान किया जाता था तथा कृपण व्यक्ति अथवा जो अपने लिए संपत्ति संग्रह करते थे घृणा का पात्र होता था। प्राचीन तमिलकम एक ऐसा ही क्षेत्र था जहां उपरोक्त आदर्शों को सजोया जाता था। जैसा हमने दूसरे अध्याय में देखा था, 2000 वर्ष पहले अनेक सरदारियां थीं। ये सरदार अपनी प्रशंसा गाने वाले चारण जो प्रशंसा में लिखते हैं कविता वगैरह, उन्हीं को चारण कहा जाता है, और कवियों के आश्रयदाता होते थे। तमिल भाषा के संगम साहित्यिक संग्रह में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का अच्छा चित्रण है। यहाँ पर कोई विशेष आपको जानकारी की आवश्यकता नहीं है। यहाँ देखते हैं हम लोग, यह भी नहीं है। निर्धन दानी सरदार, ये बस आपकी अतिरिक्त जानकारियाँ दी हुई हैं, यहाँ पर आप देखिएगा इसको। एक सरदार और उसका अनुयायी पत्थर की मूर्ति अमरावती कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। यहाँ से क्या मिला है? 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक सरदार की पत्थर की मूर्ति मिली हुई है।
तो आप देखिएगा, मूर्ति देख लीजिए पहले आप, ये मूर्ति है और ये अपने अधीन छोटे छोटे लोगों को भी रखा हुआ है। हाँ, इसी को इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है। अब आइए देखते हैं सामाजिक विषमता की व्याख्या, एक सामाजिक अनुबंध। तो वीडियो भाई लग रहा है कि कुछ लंबा ज़्यादा हो रहा है, तो अब देख लेते हैं ज़्यादा है कितना है अभी। ये 73, तो अभी ज़्यादा है वीडियो, हमको लगता है इसमें और बनाना पड़ेगा छोटा सा। आज हम लोग यहीं तक इसमें देखते हैं, ठीक है। इस शेडिंग से आगे हम लोग कल देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि यहाँ पर हम लोगों ने जब पिछला वीडियो बनाया था तो उसमें पूछा था आपसे प्रश्न कि विवाह कितने प्रकार के होते थे, विवाह के कितने प्रकार थे। तो हमने आपको एक व्यवस्था बताई थी, बहिर्विवाह और अंतर्विवाह। देखिए, विवाह का एक प्रकार जो मिलता है, विवाह के 8 प्रकार मिलते हैं, जिसमें पहला है ब्रह्म विवाह। ये आधुनिक विवाह है। क्या, कौन सा विवाह है? आधुनिक विवाह, ब्रह्म विवाह। ये विवाह की क्या थी? आधुनिक प्रणाली थी। दूसरा है देव विवाह, देव विवाह। तीसरा है आर्ष विवाह। क्या है? आर्ष विवाह। चौथा है प्रजापात्य विवाह। ये चारों प्रकार के विवाह क्या थे? धर्मशास्त्र से के अनुसार मान्य थे, और आप अगर इस प्रणाली से विवाह करते हैं तो क्या होगा? आपको सामाजिक मान्यता मिल जाएगी। लेकिन इनके अलावा भी विवाह की एक प्रथा थी, 4 वर्ण थे, 8 प्रकार का मैंने बताया ना, वो जिसे धर्मशास्त्र नहीं मानता था, जिसे शास्त्र सम्मत नहीं माना जाता था। कौन कौन से थे? गांधार्व विवाह था। क्या था? गांधार्व विवाह। गंधर्व विवाह, असुर विवाह। ये आधुनिक गंधर्व विवाह को ही स्वयंवर विवाह कहा जाता है, प्रेम विवाह। आधुनिक प्रेम विवाह से इसकी हम क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। असुर विवाह एक और था, असुर। इसी को कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। इसी असुर विवाह को क्या कहा जाता है? विक्रय विवाह भी कहा जाता है। राक्षस विवाह, राक्षस विवाह क्या था? ये अपहरण विवाह था। ये 4 प्रकार अपहरण विवाह था। और एक पैशाच विवाह, ये एकदम निकृष्टतम रूप था पैशाच का। पैशाच विवाह का क्या था? एक निकृष्टतम रूप था। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि समाज में 4 प्रकार के विवाह शास्त्र सम्मत थे, और 4 प्रकार के विवाह शास्त्र सम्मत नहीं थे। देव विवाह, ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापात विवाह ये शास्त्र सम्मत थे, जबकि गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह इन्हें शास्त्र सम्मत नहीं थी, इसे सामाजिक मान्यता नहीं दी गई थी। ये समाज में अगर इस तरह से कोई विवाह करता था तो उसे हेय की दृष्टि से देखा जाता था। एक और था अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम, आप लोग बताइएगा कि अनुलोम विवाह किसे कहते हैं और प्रतिलोम विवाह किसे कहते हैं? अनुलोम विवाह और प्रतिलोम, थोड़ा सा हिंट कर दे। देखिए, मैंने 4 वर्ण बताया आपको, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जब कोई व्यक्ति अपने वर्ण में या अपने से उच्च वर्ण में विवाह करता था तो क्या कहलाता था? अनुलोम विवाह कहलाता था। मतलब जैसे ब्राह्मण ब्राह्मण में विवाह करे, अनुलोम विवाह। ब्राह्मण यदि क्षत्रिय में विवाह करता है तो क्या कहलाता है? प्रतिलोम विवाह कहलाएगा। यदि कोई व्यक्ति अपने से निचले वर्ण में शादी करता है तो क्या कहलाएगा? यदि कोई कन्या, वधू कहा जाए, वधू, यदि कोई वधू कन्या अपने से निचले वर्ण में शादी करती है तो क्या कहलाएगा? उच्च वर्ण कहलाएगा, प्रतिलोम विवाह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रतिलोम विवाह कहलाएगा। ठीक है, तो ये आप अनुलोम और प्रतिलोम जानिएगा। इसको फिर से एक लाइन में समझ लीजिए। जब इस तरह से समझो ज़्यादा बेटर रहेगा। जब वर उच्च वर्ण का और कन्या निम्न वर्ण की हो और साथ ही समान वर्ण की हो तो अनुलोम विवाह रहेगा। जब वर निम्न वर्ण का और कन्या उच्च वर्ण की होगी तो प्रतिलोम विवाह होगा। बस यही इतना आपको इसमें देखना है, क्योंकि वीडियो लग रहा है कुछ बड़ा हो रहा है। ठीक है, आगे हम एक वीडियो और बना देंगे इसमें। इसके साथ ही ये क्या हो जाएगा? आपका समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद। आप
हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करवाएं। यदि आपको कोई समस्या आ रही तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ओके, धन्यवाद।